My name is Priyanka Solanki. I am a student of Government Mira Girls College. Today I give a lecture on plant disease management and or general principles of plant disease management. Firstly, we discuss about some basic terms on diseases. Plant pathology. Plant pathology, it is the study of plant disease and abnormal condition that constitute plant disorders. प्लांट पैथोलॉजी में हम प्लांट डिजीज़ की स्टडी करते हैं कि प्लांट कंडीशन में जो डिसऑर्डर्स हो रहे हैं या जो प्लांट की जो एबनॉर्मलिटी कंडीशन होती है उसके बारे में हम प्लांट पैथोलॉजी के अंडर स्टडी करते हैं। इटियोलॉजी इज़ द डिटर्मिनेशन एंड स्टडी ऑफ द कोज ऑफ द डिजीज़। इटियोलॉजी का मतलब होता है कि वो जो डिजीज़ हो रही है वो किस कारण से हो रही है, उसकी स्टडी इटियोलॉजी के अंडर आती है। पैथोजन इज़ एन ऑर्गेनिज्म विच कोजेज अ डिजीज़। पैथोजन जो होता है हम ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो कि डिजीज़ को कोज करते हैं। ऑर्गेनिज्म हम जैसे ले लेते हैं फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, निमेटोड्स एटसेट्रा आर कॉल्ड पैथोजन। फिर आएगा पैथोजेनिक इज़ हैविंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हें हम पैथोजेनिक बोलेंगे। और एंड पैथोजेनिसिटी इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ अ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज़। पैथोजन की डिजीज़ कोज करने की जो कैपेबिलिटी होती है उसे हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। प्लांट डिजीज़ क्या होती है? जो प्लांट डिजीज़ जो होती है वो प्लांट की होस्ट सेल्स या फिर होस्ट प्लांट की सेल्स के टिश्यूज़ के अंदर या फिर सेल्स के अंदर जो एबनॉर्मलिटी होती है या फिर जो उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो चेंजेस आते हैं उन चेंजेस को हम प्लांट डिजीज़ कहते हैं। जैसे कोई पौधा बौना रह जाता है या कोई पौधा छोटा रह जाता है या फिर वो बड़े या फिर कोई पौधे अपने फ्रूट को डेवलप नहीं कर पाता है, फ्लावर्स को डेवलपमेंट नहीं कर पाता है, ये सभी प्लांट डिजीज़ के अंडर आते हैं। किसी भी प्लांट में डिजीज़ का डेवलपमेंट जो होता है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जिसमें फर्स्ट आएगा पैथोजन, सेकेंड आएगा होस्ट और थर्ड आएगा इन्वायरमेंट। इन सभी ये 3 फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक फैक्टर भी रह जाता है या एब्सेंट होता है तो डिजीज़ किसी भी प्लांट में डिजीज़ कोज नहीं करती है। तो डिजीज़ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में डिजीज़ ट्राइंगल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है या बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके बाद में हम देखेंगे डिजीज़ मैनेजमेंट से पहले हम देखते हैं कि किसी भी प्लांट में डिजीज़ लगती कैसी या डिजीज़ साइकिल क्या होता है जिससे कि वो डिजीज़ हो रही है प्लांट में। जो डिजीज़ जो होती है वो इनोकुलेशन हम सभी जानते हैं कि डिजीज़ जो होती है वो इनोकुलेशन से स्टार्ट होती है, जिसमें हम सभी जानते हैं डिसीज होती है वो इनोकुलेशन से स्टार्ट होती है। कोई भी प्रोपिगेल होता है जो अपने किसी होस्ट को पहली बार इफेक्ट करता है या फिर इन्फेक्ट करता है तो उस इन्फेक्शन के जो रास्ते होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। या तो स्पोर्स हो सकते हैं या इससे कोनिडिया हो सकते हैं। तो इनसे वो होस्ट जो होता है वो होस्ट को इन्फेक्ट करता है, वो डिजीज़ की स्टार्टिंग होती है। ये इन्फेक्शन के दौरान जो होता है, इन्फेक्शन के टाइम जो होता है, ये अपने आप को होस्ट के अंदर या फिर पौधे के अंदर एंट्री कर लेता है। जो एंट्री जो होती है वो हमारी वो कहलाती है पेनेट्रेशन। किसी भी होस्ट के अंदर पैथोजन की एंट्री पेनेट्रेशन कहलाएगी। जैसे कि पौधे के जो स्टोमेटा होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं या फिर जो हाइड्रोथोर होते हैं, इनके द्वारा पौधे के अंदर पैथोजन एंट्री करता है। एंट्री करने के बाद जो अलग अलग बैरियर्स होते हैं उनको फेस करते हुए जो होता है होस्ट के ये जो पैथोजन होता है वो होस्ट के साथ एसोसिएट करता है, जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं या फिर इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट करते हैं। इनिशियल एस्टेब्लिशमेंट के बाद में जो ये अपने सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करता है, सिम्टम्स दिखाने स्टार्ट करते हैं। तो जब डिजीज़ की जब ग्रोथ होती है, जब किसी भी डिजीज़ की ग्रोथ होती है तो वो सिम्टम्स दिखाना स्टार्ट करते हैं और मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो ये जो पैथोजन होते हैं अगर वो फंजाई होंगे तो वो स्पोर्स के द्वारा मल्टीप्लाई होंगे, बैक्टीरिया जो होंगे वो फिशन के द्वारा मल्टीप्लाई होंगे, वायरसेस जो होंगे उनमें उनकी सेल्स में रेप्लिकेशन होएगा। इस टाइप से वो बढ़ते जाएंगे और अपने सिम्टम्स दिखाते जाएंगे। सिम्टम्स जो होते हैं ये ओवर विंटरिंग या फिर जो फेवरेबल अगर इनको कंडीशंस मिलती है तो ये सरवाइव करते रहते हैं और स्प्रेड होते रहते हैं और डिजीज़ कोज करते रहते हैं। ये आगे से आगे जो बढ़ते रहते हैं और अपनी डिजीज़ को बढ़ाते रहते हैं या फिर स्प्रेडिंग होती रहती है इनकी ओवर विंटरिंग से। तो ये जो पूरी साइकिल होती है ये पूरी साइक्लिक होती है, जिसे हम डिजीज़ साइकिल कहते हैं। और इसी साइकिल को ब्रेक करने के लिए हमें डिजीज़ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अलग अलग पैथोजन जो होते हैं वो अलग अलग होस्ट के लिए अलग अलग डिजीज़ मैनेजमेंट को वरी करता है। और इसके अलावा जो डिजीज़ की जो इटियोलॉजी होती है, उसके सिम्टम्स होते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस होती है, इसे डिजीज़ को मैनेज करने के लिए भी हमें ये सब भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमें इन सभी की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम डिजीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे और उससे अच्छी मैनेज करने में अच्छी तरीके से हेल्प मिल सकेगी।
अब हम देखेंगे कि प्लांट डिजीज मैनेजमेंट क्या आता है। तो प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का जो मेन गोल होता है वो होता है कि हमें जो डिजीज से जो लॉस हो रहा है उसको हम किस तरीके से प्रिवेंट करें, उस लॉस को हम किस तरीके से रोकें या उस डिजीज़ को किस तरीके से नष्ट करें कि जो हमें जो लॉस हो रहा है वो हम ख़त्म कर सकें और डिजीज़ को रोक सकें। लॉस जो होते हैं वो वो किसी भी टाइप का हो सकता है। डायरेक्ट यील्ड रिडक्शन यानी कि पूरे फील्ड की मतलब अगर पूरा फील्ड हमें हमारा उस डिजीज़ से नष्ट हो रहा है तो उससे हम रोक सकते हैं। और जो पौधे के अंदर जो क्वालिटी होती है वो डिडक्ट हो रही है या फिर उनके टॉक्सिन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, कॉस्मेटिक जो होते हैं वो सभी अगर वो रिडक्ट हो रहे हैं तो हमें उसे रोकने के लिए भी डिजीज़ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंक्रीज्ड कॉस्ट यानी कि उनके अगर डिजीज़ बढ़ेंगे तो उसके लिए हमें अलग अलग पेस्टिसाइड की ज़रूरत पड़ेगी, ब्रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेशन या क्वारंटाइन इत्यादि की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये भी प्लांट डिजीज मैनेजमेंट हमें करना ज़रूरी होता है। प्लांट डिजीज मैनेजमेंट करने की जो होती है 2 स्ट्रेटेजीज होती है। स्ट्रेटेजीज बिफोर पैथोजन इज प्रेजेंट। अगर पैथोजन प्रेजेंट होने से पहले हम इस डिजीज़ का मैनेज कर ले तो हम डिजीज़ को होने से रोक सकते हैं। एंड द सेकेंड इज स्ट्रेटेजीज आफ्टर पैथोजन इज प्रेजेंट। अगर पैथोजन हो गया है होस्ट के अंदर तो हम उस पैथोजन को आगे और बढ़ने से कैसे रोके उसके लिए भी हम डिजीज़ को मैनेज कर सकते हैं। डिजीज़ किसी भी प्लांट के अंदर डिजीज़ होने से पहले अगर हम उसका मैनेजमेंट कर देते हैं तो ये सब भी प्रोफाइलेटिक अप्रोच के अंदर आता है, जिसके अंदर हम डिजीज़ का इंट्रोडक्शन, एस्टेब्लिशमेंट ये सब भी हम रोक सकते हैं। तो ये सब भी प्रोफाइलेटिक अप्रोच के अंदर आएगा, जिसमें हम इरेडिकेशन ले सकते हैं या फिर एक्सक्लूजन ले सकते हैं, अवॉइडेंस ले सकते हैं। ये सभी प्रोफाइलेटिक अप्रोच के अंदर आता है। और अगर इसके बाद अगर पैथोजन आ गया है उसके बाद में हम अगर उसको मैनेज करेंगे तो ये सब भी डिजीज मैनेजमेंट कर सकते हैं। डिजीज मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट प्रिंसिपल आएगा अवॉइडेंस, सेकंड आएगा एक्सक्लूजन, थर्ड आएगा इरेडिकेशन, फोर्थ आएगा प्रोटेक्शन, फिफ्थ आएगा इम्यूनाइजेशन एंड सिक्स्थ आएगा थेरेपी। जिसमें फर्स्ट हम देखेंगे अवॉइडेंस। अवॉइडेंस का मतलब होता है कि किसी भी प्लांट के अंदर से अगर वो डिजीज़ हो रही है तो होस्ट और प्लांट को हमें अवॉइड करने के लिए होस्ट पैथोजन को अवॉइड करना पूरी तरीके से, वो ये अवॉइडेंस के अंडर आएगा। जिससे हम अगर हम रोग इसमें हम रोग को अवॉइड कर सकते हैं, हम उस रोग को रोक सकते हैं। हमारे जो खेत होते हैं उस उन सभी को हम पैथोजन से अवॉइड कर सकते हैं। इसका जो मेजर एम होता है वो अवॉइड करना ही होता है, होस्ट और पैथोजन का कांटेक्ट अवॉइड करना होता है। इसके अंदर अगर कुछ प्रैक्टिसेस होती है जिसमें ज्योग्राफिकल एरिया होता है, प्रॉपर फील्ड का सिलेक्शन होता है, प्लांटिंग की टाइम होती है या डिजीज़ की एस्केपिंग वेराइटीज़ होती है या फिर इंसेक्ट वेरियर्स या वीड होस्ट का अवॉइडेंस होता है। तो अवॉइडेंस में हम क्या कर सकते हैं कि हम ऐसे ज्योग्राफिकल एरिया को चुनें जहाँ पर या तो वो पैथोजन कभी रहा ही नहीं हो या फिर अगर वो पैथोजन प्रेजेंट हो तो ऐसी क्रॉप लगाए जो उस पैथोजन से बिल्कुल अलग रहे। और प्रॉपर फील्ड का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। और प्लांटिंग हमारे जो प्लांट का जो टाइमिंग होता है वो उस और जो डिजीज़ की प्लांट का टाइमिंग होता है वो पैथोजन से अलग हो। और डिजीज़ एस्केपिंग जो डिजीज़ की जो वैरायटी होती है वो हम अच्छी क्वालिटी की ले सकें। और जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं या फिर जो वीड होस्ट होते हैं उनसे उनसे हम अपने पौधों को अलग अवॉइड कर सकें। ये जो होता है वो अवॉइडेंस के अंदर होता है। तो अवॉइडेंस जो होता है वो हमें वो पैथोजन होने से पहले ही हमें उस अपने पैथोजन और होस्ट को अवॉइड करना होता है। तो ये इस उस समय हमारे प्लांट में डिजीज़ नहीं हुई है अभी। सेकेंड जो आएगा वो आएगा एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन जो होता है वो पैथोजन को रोकने के लिए होता है। फर्स्ट में हम अवॉइड करते हो, सेकेंड में हम पैथोजन को रोकते हैं। और इसमें जो होता है इसमें हम पैथोजन की एंट्री को, वो एंट्रेंस को, उसके एस्टेब्लिशमेंट को रोकने के लिए किसी भी पर्टिकुलर एरिया में हम एक्सक्लूजन करते हैं। इसमें जो होता है इसमें हम किसी भी सर्टिफाइड सीड को या फिर सर्टिफाइड प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लांटिंग करने से पहले हम जो भी हमारे डाउटफुल प्लांट पार्ट्स होते हैं हम उसे एक्सक्लूड कर सकते हैं। या फिर जो हम बल्ब्स या फिर स्टेम्स या फिर जो कुछ भी हम सीड्स यूज़ कर रहे हैं हम उन सर्टिफाइड यूज़ करें। और जो हम जो जितने भी स्पेसिमेन यूज़ कर रहे हैं जैसे टूल्स होते हैं या फिर सीड्स होते हैं या फिर जो सॉर्टिंग बल्ब्स होते हैं इन्हें हम पहले से ही सैनिटाइज कर लें, उसके बाद हम इन लगाए ताकि जो पैथोजन है वो रुक सके।
और इसके जो हम यूज़ इसके लिए जो हम मेन प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, सीड सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, सर्टिफाइड सीड का यूज़ कर सकते हैं, जो गंदे सीड अच्छे सीड को यूज़ कर सकते हैं। क्रॉप इंस्पेक्शन, प्रॉपर हम ट्रीटमेंट का, क्रॉप का इंस्पेक्शन करें, उसका ट्रीटमेंट करें, इनोकुलम का या फिर इनोकुलम का इरेडिकेशन करें, और इंसेक्ट वेक्टर्स को दूर रखें, जो भी प्लांट के जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं उन्हें दूर रखें। और हम क्वारंटाइन मेजर को भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्वारंटाइन जो होता है, ये क्वारंटाइन करना जो होता है वो रेगुलेटरी प्लांट पैथोलॉजी कहलाता है। क्वारंटाइन के अंदर जो होता है, क्वारंटाइन जो होता है वो एक लीगल रेस्ट्रिक्शन होता है प्लांट डिजीज मैनेजमेंट का। इसके अंदर जो होता है, हम अपने जितने भी टूल्स होते हैं हम उन्हें बिल्कुल तरीके हम उन्हें सैनिटाइज करते हैं। और इसमें जो हम क्वारंटाइन के अंदर जो हम सीड यूज़ कर सकते हैं, या जो प्रोपेगेटिव ऑर्गन यूज़ कर सकते हैं, ट्यूब बल्ब्स होते हैं, स्टॉक होता है, और ट्यूबर्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उन्हें हम गवर्नमेंट द्वारा उन्हें अच्छे तरीके से क्वारंटाइन अच्छी कीमत अच्छी plant quarantine. It can be defined of legal restriction on movement of agriculture component for purpose of exclusion, eradication and prevention, and delay in the establishment of plant pest and disease in area where they are not known to occur. Plant quarantine जो होता है, ये किसी भी ऐसी जगह पर हम प्लांट क्वारंटाइन करते हैं जहाँ पर अगर कोई डिजीज़ अकर नहीं है, या फिर जहाँ पर इस डिजीज़ का कोई भी निशान नहीं है, उस जगह पे हम पहले से एक्सक्लूजन कर ले, इरेडिकेशन कर ले, प्रिवेंशन कर ले, ताकि जो वो पैथोजन है वो कभी उस जगह पर पहुंच नहीं सके, या फिर वो पैथोजन पनप ना सके। ये एक लीगल रिस्ट्रिक्शन होता है, मूवमेंट होता है एग्रीकल्चर कंपोनेंट का। प्लांट क्वारंटाइन आर कैरिड आउट बाय एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर। जो ये प्लांट क्वारंटाइन होता है वो एक्सपीरियंस्ड इंस्पेक्टर्स द्वारा कैरिड आउट होता है, जहाँ पर स्टेशन इन ऑल पॉइंट्स ऑफ एंट्री इनटू द कंट्री। किसी भी या हर कंट्री में एंट्री हर कंट्री की एंट्री में स्टेशन होता है, टू स्टॉप पर्सन टू और प्रोड्यूस लाइकली टू इंट्रोड्यूस न्यू पैथोजन। तो एंट्री पर ही उसे रोक लेता है, किसी भी पैथोजन की एंट्री पर ही उसे रोक लेता है। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, प्रिवेंशन ऑफ वर्टिसिलियम, निमेटोड्स और अदर सोइल बर्न ऑर्गेनिज्म बाय क्लीनिंग फार्मिंग इक्विपमेंट टू रिमूव कंटेमिनेटेड डिब्रीज एंड सॉइल दैट कैन हार्बर पैथोजेंस। वर्टिसिलियम, निमेटोड्स या अदर जो सॉइल बॉर्न ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जो हमारे जो फार्मिंग इक्विपमेंट होते हैं उन्हें हम क्लीन करके, या फिर जो डिब्रीज होती है उन्हें हम कंटेमिनेटेड करके रिमूव करके, या फिर जो सॉइल होती है उनके अंदर से हम पैथोजेंस को रिमूव करके भी हम प्लांट क्वारंटाइन कर सकते हैं। इरेडिकेशन इरेडिकेशन जो होता है, इसमें हम इसमें जो है डिजीज़, हमारे प्लांट में डिजीज़ हो चुकी है और हम डिजीज़ की सीवियरिटी को कम करने की कोशिश करेंगे। अवॉइडेंस में हम पैथोजन को अवॉइड करते हैं, और उस समय हमारा पैथोजन नहीं होता है प्लांट के अंदर। और एक्सक्लूजन में हम पैथोजन को रोकेंगे, और इरेडिकेशन में हम डिजीज़ की सीवियरिटी को कम करेंगे। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन, रिडक्शन, इनएक्टिवेशन और डिस्ट्रॉय ऑफ अ पैथोजन फ्रॉम द प्लांट। इसमें जो होता है, हम प्लांट के अंदर जो होता है, प्लांट के अंदर पैथोजन का एलिमिनेशन, उसकी इनएक्टिवेशन, या फिर जो और पैथोजन को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो इरेडिकेशन के अंदर आता है। दिस इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग द पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड एरियाज। इन्फेक्टेड एरिया से पैथोजन का एलिमिनेशन जो होता है वो इरेडिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। द मेन प्रैक्टिसेस अंडर इरेडिकेशन आर इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेट और कोलेटरल हॉल्स। अल्टरनेट जो और कोलेटरल होस्ट जो होते हैं हम उसका इरेडिकेट कर सकते हैं। अल्टरनेट और कोलेटरल होस्ट होते हैं जो स्लीपिंग स्पोर्स के रूप में मिट्टी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जब इन्हें कोई प्रॉपर होस्ट मिलता है तो ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते रहते हैं। क्रॉप रोटेशन करके भी हम इरेडिकेट कर सकते हैं। फील्ड सैनिटेशन, हम अपने फील्ड की सैनिटाइज कर सकते हैं। और हीट और केमिकल ट्रीटमेंट्स ऑफ प्लांट मटेरियल और सॉइल्स। प्लांट मटेरियल्स को हम हीट ट्रीटमेंट द्वारा भी इरेडिकेट कर सकते हैं, और सॉइल को हम केमिकल ट्रीटमेंट द्वारा भी हीट कर सकते हैं, और हीट ट्रीटमेंट द्वारा भी हम सॉइल को इरेडिकेट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट का। इसका जो हम एग्जांपल देखेंगे, सिट्रस कैंकर इरेडिकेशन वाज डन बाय रिमूवल एंड बर्निंग ऑफ द डिजीज ट्रीज। अगर हमारे प्लांट में सिट्रस कैंकर हो जाता है तो हमें उसे इरेडिकेट करने के लिए उसके जो डिजीज प्लांट पार्ट होता है उसे रिमूव करना है और उसे बर्निंग करना है। विदाउट बर्निंग
वो जो पैथोजन है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एक वायरस डिजीज़ होती है सिट्रस कैंकर, तो ये बार बार बढ़ती जाती है। हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट ऑफ सीरियल सीड्स टू किल स्मट माइसीलियम इन द सीड एंड हीट ट्रीटमेंट टू एलिमिनेट वायरस फ्रॉम फ्रूट ट्री। हॉट स्मट सीरियल सीड्स जो होते हैं उसके अंदर अगर स्मट माइसीलियम को ख़त्म करने के लिए हमें हॉट वाटर सीड ट्रीटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। और फ्रूट ट्री जो होते हैं उसके अंदर अगर वायरस है तो हमें भी उसमें भी हमें हीट ट्रीटमेंट को यूज़ करना पड़ेगा। और सॉइल फ्यूमिगेशन बाय गैस फॉर्मिंग वोलेटाइल एंड वाटर सोल्यूबल केमिकल्स सच एज कार्बन डाइसल्फाइड, ब्रोमाइड और क्लोरोप्रिसिन इनटू सॉइल टू किल टारगेट पैथोजेंस। अगर जो डिजीज़ है वो सॉइल बोर्न डिजीज़ है तो हम उसमें केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कार्बन डाइसल्फाइड है, ब्रोमाइड है, क्लोरोप्रिसिन है। इससे हम सॉइल का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद आएगा प्रोटेक्शन। इसमें हम पौधे को होस्ट से प्रोटेक्ट करेंगे। इट इज़ यूज टू सम प्रोटेक्टिव बैरियर बिटवीन द ससेप्टेबल पार्ट ऑफ द सस्पेक्ट और होस्ट एंड द पैथोजन। इसमें हम पैथोजन और होस्ट के बीच में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएंगे, जिससे हम अपने पौधे को होस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन मोस्ट केसेस प्रोटेक्टिव स्प्रे और डस्ट अप्लाइड टू द प्लांट इन एडवांस ऑफ द अराइवल ऑफ द फंगस स्पोर्स के प्लांट के अंदर अराइवल होने से रोकने के लिए हम एक प्रोटेक्टिव स्प्रे या फिर डस्ट अप्लाई करते हैं, ताकि हम जो फंगस के स्पोर्स हैं उनको हम रोक सकें। समटाइम्स इट इज़ अचीव्ड बाय किलिंग इंसेक्ट्स और अदर इनोकुलेटिंग एजेंट्स। जो इंसेक्ट वेक्टर्स होते हैं या फिर जो इनोकुलेटिंग एजेंट्स होते हैं उन्हें हम नष्ट करके भी अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। समटाइम्स इट इज़ अचीव्ड बाय इरेक्शन ऑफ अ विंड ब्रेक और अदर मैकेनिकल बैरियर द्वारा भी हम अपने प्लांट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसका जो हम एग्जांपल देखेंगे, फंजीसाइडल स्प्रेस दैट एक्ट एज प्रोटेक्टेंट्स आर यूज्ड टू कंट्रोल। जो कुछ फंजीसाइडल स्प्रेस होते हैं जो कि प्रोटेक्टेंट्स की तरह यूज़ आते हैं, जो कि लीव्स पर शुगर बीट का जो लीफ स्पॉट होता है सर्कोस्पोरा द्वारा जो होता है, फंगस द्वारा होता है, उसे हम रोक सकते हैं। और इसके बाद में ये जो फंजीसाइड होते हैं, ये जो न्यू जर्मिनेटेड स्पोर्स जो होते हैं लीफ सरफेस पे, उन्हें ख़त्म करने के लिए हम फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं। सल्फर इज़ यूज एज प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ शुगर बीट। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ शुगर बीट को कंट्रोल करने के लिए भी हम सल्फर को एज अ फंजीसाइड प्रोटेक्टेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आएगा इम्यूनाइजेशन या फिर डिजीज़ रेजिस्टेंस। होस्ट के इम्यूनाइजेशन या फिर डिजीज़ रेजिस्टेंस, हमारा जो प्लांट होस्ट होता है उसके पास भी इस तरीके की पावर या कैपेसिटी को उत्पन्न करना कि वो पैथोजन को रोक सके। डिजीज रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंट वेराइटी आर चीपेस्ट, इजीएस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट वे टू रिड्यूस डिजीज लॉसेस। डिजीज रेजिस्टेंस या फिर ऐसी वेराइटीज़ को रखना, ये जो डिजीज रेजिस्टेंस की जो टेक्निक है ये बहुत ही सस्ती, सरल और टिकाऊ होती है डिजीज़ के लॉस को कम करने के लिए। वेराइटीज़ जो होती है वो रेजिस्टेंस लेनी चाहिए, और जो कि एक या एक से अधिक ऑर्गेनिज्म को टॉलरेट करने की अपने अंदर शक्ति रखता हो। ऐसी रेजिस्टेंस ऐसी होस्ट रेजिस्टेंस को हमें यूज़ करना चाहिए, ऐसी वेराइटीज़ को हमें यूज़ करना चाहिए। फॉर सम डिजीज़, जैसे कुछ डिजीज़ होती है जो सॉइल बॉर्न भी होती है, और कुछ जो होती है वो वायरसेस वाली भी होती है। तो इन ऐसी वेराइटीज़ को हम यूज़ करें जो इन दोनों के डिजीज़ को अपने अंदर होने से रोक सके, ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ कर सकते हैं हम। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस वेराइटीज़ में बिकम ससेप्टेबल टू न्यू रेसेस ऑफ पैथोजन। जो पैथोजन जो होते हैं, पैथोजन की रेसेस पे जो ऐसी रेजिस्टेंस को यूज़ करना जो ससेप्टेबल हो इन पैथोजन्स के लिए, एज हैपन्स विद सीरियल्स, रस्ट, पाउडर मिल्ड्यूज, डाउनी मिल्ड्यूज एंड फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जैसे अगर किसी से हमारे सीरियल्स में रस्ट होता है, पाउडर मिल्ड्यू होता है, डाउनी मिल्ड्यू होता है या फिर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस होता है, ये अगर लग जाती है तो ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ करना कि जो इस डिजीज़ को होने से अपने अंदर रोक सके। इसके अंदर डिजीज़ रेजिस्टेंस में जो मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी है उसका भी बहुत यूज़ हुआ है। जैसे मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी से हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स का यूज़ कर सकते हैं। और ट्रांसजेनिक प्लांट्स में हम कुछ एग्जांपल्स है, जैसे बीटी कॉटन है, बीटी ब्रिंजल है, गोल्डन राइस है, आदि आदि वेराइटीज़ को हम आदि वेराइटीज़ बनी है जिससे हम डिजीज़ फ्री रह सकते हैं, अपने प्लांट को डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, लास्ट आएगा थेरेपी।
थेरेपी इट इज़ यूज्ड ऑन इंडिविजुअल प्लांट एंड कैन नॉट बी यूज्ड ऑन लार्ज स्केल। ये जो थेरेपी जो होती है वो इंडिविजुअल प्लांट के लिए यूज़ आती है। ये इस थेरेपी को हम लार्ज स्केल पर हम यूज़ नहीं कर सकते। द मेन प्रैक्टिसेस अंडर थेरेपी आर, थेरेपी के अंदर जो होती है दो मेन प्रैक्टिसेस होती है, कीमोथेरेपी एंड थर्मोथेरेपी। कीमोथेरेपी इज़ द यूज़ ऑफ केमिकल्स टू इनएक्टिवेट द पैथोजन। कीमोथेरेपी जो होता है वो केमिकल्स, इसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं पैथोजन को इनएक्टिवेट करने के लिए। इसमें हम कभी कभी हीट का यूज़ भी कर सकते हैं पैथोजन को इनहिबिट करने के लिए, या फिर इनएक्टिवेट करने के लिए। वायरस के डेवलपमेंट प्लांट टिश्यूज़ में वायरस के डेवलपमेंट को रोकने के लिए हम हीट का यूज़ भी कर सकते हैं। Thermotherapy involves the exposure of diseased plants or parts of them to hot water or high temperature for different periods of time. थर्मोथेरेपी में हम डिजीज प्लांट्स का या पार्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, हाई एयर टेम्परेचर या डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हाई एयर टेम्परेचर का यूज़ भी थर्मोथेरेपी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे डोरमेंट क्राइसेंथेमम स्टूल्स कैन गेट रीड ऑफ फोलियर निमेटोड्स। क्राइसेंथेमम की जो डोरमेंट स्टूल्स होती है उसके जो स्टूल्स होते हैं उसमें अगर निमेटोड्स वाली डिजीज़ लग जाती है तो हम उसे वाटर ट्रीटमेंट द्वारा भी उसे हम डिजीज़ को ख़त्म कर सकते हैं। Hot water treatment has been used to kill nematodes in bulbs, tubers and fleshy roots while they are in dormant condition. हॉट वाटर ट्रीटमेंट हम निमेटर्स बल्ब्स में, ट्यूबर्स में और फ्लैशी रूट्स होती है उसमें हम निमेटर्स को किल करने के लिए उनकी डोरमेंट कंडीशन, जब वो डोरमेंट कंडीशन में होते हैं तब उनको किल करने के लिए हम हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज़ कर सकते हैं। लूज स्मट ऑफ वीट इज़ कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग द सीड्स विद हॉट वाटर, बट ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज़ इज़ अ सिंपलर मेथड ऑफ कंट्रोल। लूज स्मट वीट जो होता है हम उसे हॉट वाटर ट्रीटमेंट से, सीड्स का हॉट वाटर ट्रीटमेंट से यूज़ करके भी हम लूज स्मट ऑफ वीट को कम कर सकते हैं। डिजीज़ कंट्रोल बाय रेफ्रिजरेशन के द्वारा भी हम डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। हम अगर ये जो रेफ्रिजरेशन होता है वो मोस्ट वाइडली यूज़ होता है और बहुत इफ़ेक्टिव मेथड होता है पोस्ट हार्वेस्ट डिजीज़ को कम करने के लिए। और इसमें ऑल्दो लो टेम्परेचर एट और स्लाइटली अबव द फ्रीजिंग पॉइंट डज नॉट किल एनी पैथोजन। लो टेम्परेचर या फिर जो लो टेम्परेचर जो होता है वो किसी पैथोजन को किल नहीं करता है, लेकिन जो प्लांट टिश्यूज़ में जो अगर कोई पैथोजन है तो उसकी जो एग्जिस्टेंट होते हैं उसको रिड्यूस कर सकता है, उसके इन्फेक्शन को रिड्यूस कर सकता है रेफ्रिजरेशन, या फिर जो उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है उन्हें रोक सकता है रेफ्रिजरेशन। उन्हें रोकने में भी हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं। Most perishable fruits and vegetables should be refrigerated as soon as possible after harvest, transported in refrigerator after harvest. जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें हमें हम उन्हें हार्वेस्ट से पहले हमें उन्हें रेफ्रिजरेट कर देना चाहिए। और उन्हें अगर हम ट्रांसपोर्ट करें तो उन्हें हमें रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स में ट्रांसपोर्ट करना चाहिए एंड और उन्हें कंज्यूमर तक पहुंचाने तक भी हमें उन्हें रेफ्रिजरेटेड में रखना चाहिए। Regular refrigeration of especially succulent fruits and vegetables is sometimes preceded by quick hydro cooling or air cooling of these products. रेगुलेशन रेफ्रिजरेशन और स्पेशली सक्यूलेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जैसे और एप्पल हो गया या फिर और भी फ्रूट हो गए, उन्हें ऐसे जो सक्यूलेंट्स फ्रूट होते हैं उन्हें भी हमें रेगुलर रेफ्रिजरेट करना चाहिए ताकि उनके अंदर कोई भी डिजीज़ ना लगे। The magnitude of disease control through refrigeration and its value to grown consumers to is immense. हमें डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए रेफ्रिजरेशन करना ज़रूरी होता है। ये बहुत अच्छा तरीका भी होता है डिजीज़ को कंट्रोल करने का। प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट के पूरे लेक्चर को हम इस चार्ट से समझ सकते हैं कि जो प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट हमारा जो लेक्चर था, जो हमारा एम था, उसके बारे में उसके बाद हमें जानकर प्लांट डिजीज़ में को किस तरीके से प्रॉपरली मैनेज करना है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्लांट डिजीज़ मैनेजमेंट को हम 2 मेजर हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आएगा डिक्रीज इनिशियल इनोकुलम एंड द सेकेंड इज अ डिक्रीज रेट और ड्यूरेशन ऑफ इनोकुलेशन या डिजीज़। ये जो फैक्टर्स होते हैं इन्हें हम एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो जिसमें फर्स्ट आएगा डिक्रीज इनिशियल इनोकुलम, कि हम अपने इनोकुलेशन को डिक्रीज कर दें, और सेकेंड आएगा हमारा जो रेट जो डिक्रीज डिजीज़ का जो ड्यूरेशन है या फिर रेट है उसे हम डिक्रीज कर दें। जो जब हम जब हम इनोकुलेशन को डिक्रीज करेंगे तो हम पैथोजन और
होस्ट लेवल पर हम उसे डिक्रीज़ करेंगे। और अगर हम टाइम के ऊपर हमें डिक्रीज़ करना है तो हम इसे होस्ट और इन्वायरमेंटल लेवल पर उसे कम करेंगे, उसे लो करेंगे। तो ये जो जो पॉइंट आएंगे हमारे पास, पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंटल, ये जो हमारे डिजीज ट्राइंगल के टारगेट्स हो जाते हैं। जो हमने डिजीज ट्राइंगल में देखा गया था, पैथोजन, होस्ट और इन्वायरमेंटल, ये 3 फैक्टर्स होते हैं डिजीज़ के लिए, तो ये हमें मिलते हैं। अब हम देखेंगे कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के, जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिजीज ट्रायंगल के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे पैथोजन के ऊपर, हम देखेंगे अगर हम पैथोजन के ऊपर देखेंगे तो एक्सक्लूजन और इरेडिकेशन करेंगे। हम किस तरीके से पैथोजन को एक्सक्लूज करें या फिर पैथोजन को एक्सक्लूड करेंगे या इरेडिकेट करेंगे तो हमारी डिजीज़ कम हो सकती है। और अगर होस्ट लेवल पे हम देखेंगे तो हम किस तरीके से होस्ट की थेरेपी कर सकते हैं, या उसके अंदर हमारा जो होस्ट है, हमारा जो पौधे हैं या सीड है, उसे हम किस तरीके से रेजिस्टेंस कर सकते हैं और हम अपनी डिजीज़ को कम कर सकते हैं। इन्वायरमेंट लेवल पे हम देखेंगे तो हम किस तरीके से इन्वायरमेंटली हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या इन्वायरमेंटली हम होस्ट और पैथोजन को अवॉइड कर सकते हैं। तो ये जो होंगे वो प्रिंसिपल प्लांट डिजीज मैनेजमेंट के कंट्रोल प्रिंसिपल हो जाएंगे: एक्सक्लूजन, इरेडिकेशन, थेरेपी, रेजिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड अवॉइडेंस। इसके बाद अगर हम डिजीज साइकिल के टारगेट के ऊपर देखेंगे कि डिजीज साइकिल के ऊपर हम किस तरीके से उन्हें रोक सकते हैं, तो हम देखेंगे कि एक्सक्लूजन, अगर हम एक्सक्लूजन करेंगे तो डिजीज़ का डिस्पर्जल होएगा वो कम हो जाएगा, और पैथोजन का जो डिस्पर्जल होगा वो कम हो जाएगा। पैथोजन जो है वो ज़्यादा फैलेगा नहीं। इसके बाद में आएगा इरेडिकेशन। अगर हम पैथोजन का इरेडिकेशन कर देते हैं तो जो पैथोजन का जो सर्वाइवल होगा वो कम हो जाएगा। और अगर होस्ट लेवल पर हम देखेंगे कि अगर हम होस्ट की थेरेपी कर देते हैं तो डिजीज़ जो है वो कम हो जाएगी, वो रुक जाएगी। और अगर हम होस्ट के ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे देखिए, अगर हम अपने होस्ट को, यानी कि हमारे जो सीड्स है या फिर हम जो बल्ब्स यूज़ कर रहे हैं या फिर हम जो स्टूल्स यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उनको रेजिस्टेंस, अगर उनकी अच्छी हाई क्वालिटी की हम वेराइटी को यूज़ करेंगे तो इन्फेक्शन जो होगा वो कम होएगा, और हम अपने प्लांट को डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। अगर हम इन्वायरमेंटल लेवल पे देखेंगे तो अगर हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखेंगे तो जो डिजीज़ का जो पैथोजन का जो पेनेट्रेशन होगा वो कम हो जाएगा, और जो इनोकुलम या फिर पेनेट्रेशन होगा अगर हम अवॉइड करेंगे तो वो भी कम हो जाएगा, और हमारा जो प्लांट है वो डिजीज़ फ्री रहेगा। अगर हम इसकी कुछ कंट्रोल टैक्टिक देखें, जिसमें एक्सक्लूजन में हम देखेंगे क्वारंटाइन कर सकते हैं हम उस अपने पैथोजन को, और या फिर हम सर्टिफाइड सीड्स को यूज़ कर सकते हैं, या और जो भी हम सीड यूज़ करेंगे वो पैथोजन फ्री यूज़ कर सकते हैं। जो स्टॉक होगा वो भी हम हाईली अच्छे लेवल के स्टॉक को हम यूज़ करें तो हमारा जो प्लांट होगा वो डिजीज़ फ्री रहेगा। इसके बाद में इरेडिकेशन में हम देखेंगे हम क्रॉप रोटेशन कर सकते हैं, फ्यूमिजेशन कर सकते हैं, रोगिंग कर सकते हैं, या फिर फील्ड की जो जो अगर अगर पैथोजन लग गया है तो जो पैथोजन वाले जो प्लांट्स पार्ट्स होते हैं हम उसे बर्निंग कर सकते हैं, और फ्लेमिंग कर सकते हैं, फील्ड की रोगिंग कर सकते हैं, हम उसमें प्रॉपर बार बार फेलोइंग कर सकते हैं। और अगर हम होस्ट लेवल पे देखेंगे थेरेपी के अंदर, तो थेरेपी में हम उसकी कीमोथेरेपी कर सकते हैं, हीट थेरेपी कर सकते हैं, या फिर कीमोथेरेपी, थर्मोथेरेपी कर सकते हैं, जिससे हम अपने प्लांट को डिजीज़ से फ्री रख सकते हैं। प्रॉपर केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस लेवल पे हम देखेंगे तो हम रेयर स्पेसिफिक और नॉन रेसी स्पेसिफिक पैथोजेनिक डिराइव्ड इंड्यूस्ड होस्ट न्यूट्रिशन, हम ऐसी वेराइटीज़ को यूज़ करें जो कि रेयर हो, जो स्पेसिफिक हो, या फिर जो बिल्कुल साइंटिफिकली बहुत अच्छी कीमत की हो, और अच्छे जो बिल्कुल जिसके ऊपर बहुत कम डिजीज़ पनप सके, हम ऐसे क्रॉप को भी लगा सकते हैं। इसके बाद में हम इन्वायरमेंटली देखेंगे तो हम केमिकल एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर बायोलॉजिकल एजेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने इन्वायरमेंट, या कि जो हमारा जो फील्ड का जो इन्वायरमेंट है हम उसे प्रोटेक्ट रख सकें, ताकि जो डिजीज़ है वो आगे पेनेट्रेट नहीं कर सके। और अवॉइडेंस में हम देखेंगे कि प्लांटिंग जो होती है, जो हम सीड की डेप्थ देख सकते हैं कि कितने मिट्टी के अंदर हम कितने अपने सीड को बोए, ताकि हमारा जो सीड है वो सॉइल बोर्न वाली जो डिजीज़ होती है उनसे बच सके। और साइड का इरिगेशन कर सकते हैं। हार्वेस्ट की जो डेट होती है हम उसे प्रॉपर चेक करते रहें, और जो लीफ वेटनेस होती है उसे हम ध्यान रखें आदि। इन सभी चीज़ों से हम अपने प्लांट को डिजीज़ का मैनेजमेंट कर सकते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कंक्लूज़न।
कि इस पूरे लेक्चर के अंदर हमने जो सीखा उसका कंक्लूजन क्या निकलता है। तो हमने जो कॉन्सेप्ट देखा डिजीज़ मैनेजमेंट के और उसके प्रिंसिपल्स है, उसमें हमें कुछ कैटेगरीज मिलती है, जिसमें फर्स्ट आएगा कि मैनेजमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट या फिर कल्चरल कंट्रोल। हम अपने फिजिकल इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, कल्चरल कंट्रोल करेंगे तो हम अपने प्लांट को डिजीज़ से फ्री रख सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एसोसिएट माइक्रोबायोटा बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म। हम अपने प्लांट को बायोलॉजिकल प्रोग्राम से भी हम उसे रोक सकते हैं। मैनेजमेंट विद केमिकल्स, केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं हम अपने बहुत सारे फंजीसाइड्स होते हैं और बैक्टीरियासाइड्स होते हैं, हम उन्हें यूज़ कर सकते हैं। और मैनेजमेंट ऑफ होस्ट जीन, होस्ट रेजिस्टेंस, हम ऐसे प्लांट्स को यूज़ करें कि या फिर ऐसे होस्ट जीन्स को यूज़ करें कि जिसके अंदर डिजीज़ बहुत कम लगती हो। ऐसे अच्छी वैरायटी वाले सीड्स को यूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट विथ थेरेपी, हम फिजिकल थेरेपी या फिर केमिकल थेरेपी, थर्मोथेरेपी आदि का यूज़ करके भी हम प्लांट के अंदर डिजीज़ होने से रोक सकते हैं। थैंक यू। रेफरेंस, इस लेक्चर को बनाने के लिए मैंने HC दुबे की प्लांट पैथोलॉजी एग्रीबायोस इंडिया की बुक को यूज़ किया और ब्राउन JF की प्लांट पैथोजेंस एंड प्लांट डिजीजेस ऑस्ट्रेलियन प्लांट पैथोलॉजी सोसाइटी उस बुक की बुक को यूज़ किया। एग्रियोस GN 205 प्लांट पैथोलॉजी का 5th एडिशन बर्लिंगटन का, उसका यूज़ किया और कुछ मैंने यूट्यूब लिंक्स का यूज़ किया था। एंड लास्ट में मैं अपनी फ्रेंड मीना रेगर और पूजा रेगर का भी थैंक यू बोलती हूँ, जो उन्होंने मुझे सजेशन दिए और गाइडलाइंस दिए इस असाइनमेंट को प्रिपेयर करने में। थैंक यू।